हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम वो जानकारी लाने की कोशिश करते हैं जो आपको आमतौर पर दूसरे मीडिया, दूसरे माध्यम से नहीं मिलती। अभी हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या हुआ है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर के इनविटेशन पर स्कूल देखने चले गए लखनऊ, लेकिन वहाँ पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। वो बार बार पूछते रहे, कौन से कानून में मुझे रोक रहे हो, गिरफ्तार कर लो, नहीं अगर जाने देते। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो एक बात सामने आई वो ये कि आखिर बीजेपी ऐसा करती ही क्यों है कि उसके गले में खुद एक घड्डी फंस जाए। तो ये बहुत ही गैर मामूली किस्म का वाक़या है। और आम आदमी पार्टी ज़रा डिफरेंट किस्म की पार्टी है और उसने दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम में सरकारी स्कूलों को और सरकारी अस्पतालों को बहुत बेहतर किया है, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक तरह से मिसाल बना है। इस पूरे वाक़े पर बात करने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं अनीस अहमद खान साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो बीजेपी के काम करने के तरीक़ों पर भी बहुत अच्छे से नज़र रखते हैं और इसके अलावा पूरी मुल्क की सियासत पर काफ़ी गहरी नज़र है। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि क्या आपने कभी अब से पहले इतनी लंबी आपने एक तरह से जर्नलिज्म का सफ़र आपने किया है, कभी कोई ऐसा कुछ कोई वाक़या कभी आया आपके सामने कि एक मिनिस्टर हो और दूसरे पड़ोस के स्टेट में जाए और उसे कहीं सड़क पर रोक दिया जाए कि सब नहीं, आप नहीं जा सकते? भाई वो चैलेंज करके जा रहे थे ना। हाँ, और चैलेंज कबूल कर लिया था उन्होंने कि आप दिल्ली के स्कूल देखिए। और वाकई दिल्ली में जो आप पार्टी में, मैं उनकी तारीफ ज़्यादा नहीं करता हूँ, कई चीज़ों में हमारा डिफरेंस भी है, लेकिन स्कूल्स देखिए तो सरकारी स्कूलों में उन्होंने स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं। 2 स्कूल तो मैंने विजिट किए हैं। एक मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है और एक सड़क के उस तरफ है जिन्होंने स्विमिंग पूल बनाए, और एक स्कूल उन्होंने बनाया जिनमें लिफ्ट लगी हुई है 3 से 4थे माले पर। और पूरा सिस्टम जो ला रहे हैं दिल्ली में, वो सिसोदिया हैं या आप पार्टी है, जो भी है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम ला रहे हैं वो इसके लिए। स्कूल का नहीं कहना चाहिए। उसकी एक मिसाल ले कि मैं जैसे बिल्कुल घर के सामने एक फ्लैट में एक टीचर रहती, बहुत पुरानी हमारी जानने वाली हैं, वो तो रिटायर भी हुई हमारी देखते देखते। वो बड़ी चिढ़ती हैं सिसोदिया से। तो हम लोग जर्नलिस्ट थे, तो हमने उनसे पूछा कि फलानी आप क्यों चिढ़ती हैं? बोले देखो तो उसने काम ही काम लगा रखे। अब हम 2 दिन स्कूल नहीं जाते तब नोटिस शुरू हो जाते हैं लोगों के। इस तरीके से चीज़ें की हैं उन्होंने। पढ़ाई का मतलब सबसे काम लिया जा रहा है, सबसे काम और बच्चों को जेन्युइन। और मुझे तो इस हद तक मालूम हुआ कि कुछ स्कूलों से तो क्लास रूम्स में कैमरे लगे हुए हैं और पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने मोबाइल पर देख सकते हैं कि बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। उन्होंने सिस्टम ऐसे किए हुए हैं और बड़ा अच्छा सिस्टम कर रहे हैं वो। जैसे पेरेंट टीचर्स मीट जो वहाँ होती थी प्राइवेट स्कूल्स में, वो उन्होंने शुरू कर दी। उसमें पेरेंट्स जाते हैं, इंटरेक्शन करते, सारी चीज़ करते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात सुनो तो उत्तर प्रदेश में सब चीज़ सबसे ज़्यादा हो रही है वो है शाखा लगना RSS के, और एकल विद्यालय बनाए जाते हैं। अब आप ये देखिए कि एकल को थोड़ा सा और बता दीजिए, ये एकल क्या होता है? एकल माने ये होता है कि एक आदमी जाता है गांव में। हाँ, इनका RSS वालों का एकल एक गांव में जाता है और ये वो मंदिर के आसपास अपना डेरा जमाता है और लोगों को बुलाता है कि हम आइए आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये चल रहे हैं, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहे हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन सही ढंग से हो नहीं पाती है, तो लिहाजा हम इसको सही ढंग से आप लोगों को पढ़ा लेंगे। तो उसमें क्या पढ़ाते हैं वो सही ढंग से, वो तो आपको पता ही RSS वाला क्या पढ़ाएगा। ये चीज़ इन्होंने इंडिया के एक साहब थे डॉक्टर अमेरिका में, जयसवाल या समथिंग ऐसा उनका नाम था, नाम भूल गया मैं, उन्होंने आके इंडिया में चलाया था। तो वो इतना पॉपुलर हुआ, उनकी मिसेज आगे वो भी डॉक्टर थी। उन्होंने इंडिया में कई जगह एकल विद्यालय खोले ऐसे छोटे छोटे, जिनको वो टीचर्स को फंड करते थे। वो छोटे छोटे गाँव में जाके अकेले पढ़ाते थे, बच्चों को तैयार करते थे। वो इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ तो जो यूपी में है एजुकेशन के नाम से वही एजुकेशन हो रही है जो कि सारे मतलब RSS वाले चाहते हैं। जिस तरीके से वो यूपी के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो यहाँ के पूरी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम जो ख़राब किया है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया है। वो पहले जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे,
उनके वो भारतीयता, अपने भारतीय मानते ही नहीं थे, और भारतीयता के उनके कोई पहचान नहीं, भारतीयता इंडियनाइजेशन जो इन लोगों का वो है ना, जिसको हिंदुत्व भी आया है बाद में चल के वो मानते नहीं थे। इसके बाद अब्दुल करीम छागला को देख लीजिए, नूरुल हसन को देख लीजिए, सब होते रहे हैं पूरे। तो इन लोगों ने बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं, मुसलमान थे सिर्फ इसलिए कि एजुकेशन सिस्टम को चौपट किया। अब जिस आदमी को ये नहीं पता हो कि जो मौलाना आज़ाद ने UGC की स्थापना की, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को उन्होंने बढ़ावा दिया, जो ये अब चल रहे हैं ना, जी एम्स वगैरह सबका उन्होंने बढ़ावा दिया, और ये सब चीज़ें मानो। और पढ़े लिखे थे वो, मौलाना उनके नाम पे आगे इसलिए लगता था, मौलवियत की डिग्री ली थी, वैसे बहुत पढ़े लिखे थे, वैसे भी अंग्रेजी हिंदी सब कुछ जानते थे। उनकी किताबें देखी आप, इंडियन फ्रीडम वगैरह सारी किताबें, तो इनको ज्ञान तो कुछ होता नहीं है। अब एक चीज़ और आपको बताएं जो इनके समर्थक की बात है कि अपने मोदी जी तारीफ कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कि बहुत अच्छा है, और एक जी वो बहुत ही इम्प्रेशन। वहीं उसी दिन जी ट्यूब पे वो चौधरी, क्या है नाम उसका, जो एंकर है, हम तो उसका जी न्यूज़ का कि चौधरी को समझे, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो इनको सर की उपाधि दी गई, सर सैयद को, वो सर सैयद के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सर सैयद को, सैयद अहमद खान को जो सर की उपाधि दी गई, ये अंग्रेज़ों की चमचागिरी के लिए दी गई, खाद लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि उनकी पिट्ठू थे इसलिए दी गई। और उसके बाद पुरस्कार गैंग शुरू हुआ है, पुरस्कार गैंग, क्योंकि ये लफ्ज़ गैंग निकाला इन्हीं लोगों का है ना, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड लौटाओ गैंग। तो सर सैयद पुरस्कार, खान मार्केट गैंग, खान मार्केट गैंग पुरस्कार लेने वाले पुरस्कार गैंग की पहले आदमी थे। अब इनको सर सैयद के बारे में कुछ नहीं मालूम कि क्या थे वो, क्या चीज़ थे। वो तो जज थे, और उसके बाद उन्होंने एजुकेशन पे आए, और वो एजुकेशन उन्होंने की आज तक। उन्होंने वहाँ उनके प्रधानमंत्री ये सब चीज़ें कह रहे हैं, वहीं वो यूनिवर्सिटी को बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा, जो ख़ास बात है वो तो अब उन लोगों से कहने का मतलब है, उन लोगों से एजुकेशन की बात करने से क्या फ़ायदा है। हम तो कहते हैं सिसोदिया साहब बेकार में गए थे वहाँ पे देखने के लिए स्कूल। मुझे भी ऐसा लगा कि सिसोदिया साहब ने ये सोचा, अपना स्टेटस गिराया एक किस्म से, एक तरह से स्टेटस भी गिराया, उनको आईना दिखाया। चूँकि वो आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, उसके बाद जो है वो आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन बीजेपी ने चलाई, और उसका जो एंटी क्लाइमेक्स हुआ वो ये हुआ कि सिसोदिया को स्कूल जाने से रोक दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या इतने बुरे हैं स्कूल यूपी में कि वो दिखाना जी मैं शर्म आती है। क्योंकि मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक जर्नलिस्ट पर FIR सिर्फ इसलिए कर दी कि वो नमक के साथ रोटी बच्चों को खिलाई जा रही थी मिड डे मील में, मिड डे मील में, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था। उसको एक तरह से एंटी नेशनल बना दिया उस पत्रकार को। इनकी तो नैरेटिव है कि कोई भी चीज़ हो आपको एंटी नेशनल बना दे, एंटी नेशनल बना दे, उसका ठिकाना नहीं। अब एक चीज़ आपको बताएं, मदरसा एजुकेशन है जो इन्होंने बड़ा पीटा हुआ कि साहब वहाँ पे सरकार फंडिंग करती है फंडिंग सरकार, उस पर मैंने खुद देखा, और मैंने खुद ही देखा कि जो मदरसे के एक दो चलाने वाले होते हैं, मैनेजमेंट कमेटी में पूरी तनख्वाहें रख लेते हैं, टीचर्स को एक पैसा नहीं देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये आता है कि योगी जी का होता है कि आपको हर स्कूल में तिरंगा फहराना है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को बच्चों से गीत गवाना है, तो लड़के आसपास से पकड़ के लाए जाते हैं कि लड्डू बट रहे हैं। मैंने झांसी में देखा, और मिठाइयाँ बटेंगी आप आ जाइए, तो वो बैठ जाते हैं, उनकी फ़ोटो वीडियो रील बना के वहाँ भेज दिया जाता है। तो ये एजुकेशन का वहाँ का हाल है। बाकी इंस्टीट्यूट देखिए आप कि वहाँ पे सामूहिक नकल होती है, कलेक्टिव जो जी मतलब खुल के मदद करते हैं। एक मैं अपने यूपी के एक स्कूल कॉलेज के पास से निकल रहा था, और मैंने देखा कि यार वहाँ काफ़ी ईंटें लटकी हुई हैं खिड़कियों से। हाँ, तो मैंने मेरे साथ एक साथ मैंने कहा, वो नेता भी थे, हमने कहा अरे ईंटें क्यों लटकी हुई, ऐसे कुछ चक्कर क्या है ये। वैसे हर खिड़की के नीचे बोले भाई अंदर एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो ईंटें लगा के लड़के बैठते हैं, तो उसमें वो जो कारतूस कहलाते हैं ना पुर्से, वो नकल के लिखते रहते। टीचर नहीं,
जब इंस्पेक्टर कोई बड़ी गई तो उसका ऐलान हो जाए तो वो लगा के इसमें लटका देते, गिरता भी नहीं है और बैठी और फिर दोबारा खींच लेते ये वहाँ पे। और मुझे याद है एक तस्वीर बहुत मशहूर हुई थी कि स्कूल की विंडोज से बाहर लोग लटके हुए हैं, वो मदद दे रहे हैं। वो तो अरे अब साहब एक मेरे भतीजा वो LLB कर लिया उसने, हालांकि MBA किए हुए था भोपाल से, और बोले कि हमने कहा LLB क्यों किया? बोले चाचा बस कर लिया यार, हो रहा था यहाँ पे। हमने कहा हो सकता कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद मिला, हमने क्या हो गया? बोले चाचा उसमें हमारा रिजेक्ट कर दिया यार, वो क्या कहलाते हैं फलानी जगह उसके लिए गए थे हम नौकरी के लिए, MBA लगाया उसने, देखा नहीं। हमने क्या किया था? बोले हमने LLB गोल्ड मेडलिस्ट ऊपर लिख दिया था, वो थे। तो उसने LLB के ही सवाल पूछे तो हमने कहा तुम जवाब नहीं दे पाए? बोले इम्तहान दिया होता तो जवाब देते। वहाँ मैंने दिया था। हाँ मैंने खुद देखा है कि कॉपियाँ बाहर आ जाती, हाँ कॉपियाँ सब बाहर आ जाती हैं, वकील बैठे हुए हैं घरों पे, बड़ी चाय चल रही है, उस पर उन्होंने लिखा और लिख के जाके आप जमा कराइए। ये वहाँ की नकल का हाल है, मशहूर है। मैं खुद सुनिए, मैं जब 12वीं क्लास मैंने पास की और मेरे इंटरमीडिएट कॉलेज कहते हैं यूपी में, उसके बराबर में डिग्री कॉलेज खुला था गांव में, मेरठ ज़िले में। तो मैंने जो वहाँ नकल का हाल देखा अपनी 11वीं 12वीं क्लास के दौर में, तो मैंने उस वक्त ये तय कर लिया कि चाहे मेरी पढ़ाई छूट जाए मगर इस यूनिवर्सिटी से तो पढ़ना नहीं है। वो मेरठ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज था। उसके नतीजे में हम दिल्ली आए और दिल्ली में पढ़े। तो ये अब आपको क्या लगता है कि इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने में क्या ख़ास पार्टी जानबूझ करके लोगों को जाहिल रखना चाहती है? जाहिल रखना चाहिए ताकि अकलें ही ना चलें, बिल्कुल। ताकि कोई सवाल करने वाला पैदा ना हो। देखिए कि निसाब में सब्जेक्ट में एक चीज़ आने वाली है कि राम नाम के पत्थर समंदर में कैसे तैरे। आपके याद होगा राम सेतु की बात करते हैं ना, तो रामचंद्र जी जब जा रहे थे लंका फतेह करने के लिए, तो कैसे जहाँ पुल ही नहीं था, तो हनुमान जी ने क्या किया था, उसमें श्री राम लिख दिया था, तो पत्थर तो वो सब तैरने लगे, उसका पुल बन गया जिसको आज ये राम सेतु कहते हैं। ये पढ़ाया जाएगा वो पत्थर कैसे तैरने लगे। जी वो कौन सी मतलब साइंटिफिकली आपको प्रूव कर रहे हैं भाई। और रावण जिस पुष्पक विमान पे बैठता था, पुष्पक विमान कहलाता, जिसमें सीता जी को हरण करके ले, फिर रामचंद्र जी भी उस पर बैठ के अयोध्या वापस आए थे उससे जीत के। तो किस स्पीड से चलता था, क्या बिल्कुल उसी तरह से हुआ ना कि वो इंटरनेट था उस जमाने में भी। अब बताइए जब ये निसाब में आ जाएगा चीज, पढ़ाई जाएगी, तो अब बच्चा क्या सोचेगा यार, ये बता दीजिए। उसकी साइंटिफिक अकल तो खत्म हो जाएगी पहले ही। तो कर ही रहे हैं भाई। अब जब ये कहते हैं कि वो महाभारत लॉजिक और साइंस की जो जब बड़े बड़े लोग इनके कहते हैं महाभारत काल में वो हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि जो हमारे यहाँ तो जो प्लास्टिक सर्जरी बहुत पुरानी है, गणेश जी का सर काट के हाथी का सर लगाया गया था, ये प्लास्टिक सर्जरी की निशानी। क्या बात है, क्या बात है। ये उन्होंने ये जो साइंस की कॉन्फ्रेंस हो रही थी 2014 की बात है, उसमें कही ये बात, वो बड़ी वायरल होती है तो कभी कभी। और जो हमारा प्रधानमंत्री ये कहे, बच्चे जब उससे पूछते हैं एक प्रोग्राम में कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो इसका माफ़ कीजिएगा, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, तो इसका बड़ा असर पड़ रहा है लोगों को, गर्मी बढ़ती जा रही, सर्दी कम होती जा रही। तो प्रधानमंत्री का जवाब है, आप अगर गूगल करके देखना चाहें तो देख लें कि ये ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो हम लोगों की बुढ़ों की जो होते बुजुर्ग, उनकी उम्र बढ़ती है तो उनको सर्दी ज़्यादा महसूस होती है और गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ है नहीं। अब मुझे याद आ रहा है, ये ट्रम्प वाले रास्ते पर चले ये भी, क्योंकि ट्रम्प ने, तभी तो इतनी अच्छी दोस्ती थी। हाँ, ये बात सही है। तो खैर, अब ये बात चली गई ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती की तरफ, लेकिन क्या वाकई अब मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी यूपी में कुछ जगह बनाएगी? नहीं सर, लगता है आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर कभी नहीं आ सकती। पंजाब में आई थी, वहाँ भी टूट फूट चल रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती, कामयाबी नहीं मिलेगी। वो सिर्फ ये इलेक्शन इसलिए लड़ते जगह जगह जाके इनको कि नेशनल पार्टी की अच्छा वैसे भी शायद जिस तरह की पॉलिटिक्स ये करते हैं, जिन बुनियादों पर इनकी पार्टी खड़ी है,
उस बुनियाद पर शायद पॉलिटिक्स करने वाले लोग भी अवेलेबल नहीं होते होंगे ना। ये देखिए आम तौर पर जो आदमी पॉलिटिक्स में आता है वो कुछ पैसा खर्च करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। तो आम आदमी पार्टी के किसी मिनिस्टर पर या चीफ मिनिस्टर पर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर अभी तक कोई इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लग सका है। आप माफ़ कीजिएगा, हमारे चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने वो दिवाली के रोज़ लक्ष्मी पूजन किया। वो उस मंदिर में जाके, अक्षरधाम मंदिर में 3 मिनट के उसमें जो उन्होंने पूजन किया, जिसमें कहा था कि पूरा दिल्ली वाले उसमें शामिल हो जाएं, ऑनलाइन जा रहा था, तो 6 करोड़ रुपए खर्च आया उसमें। अगर 3 मिनट को डिवाइड किया जाए तो 25 लाख रुपए पर सेकंड उन्होंने सिर्फ इसमें खर्च किया। तो अब ऐसा आदमी को आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये बहरहाल कुछ सवालात उठ रहे हैं। और दिल्ली फसादात जो फरवरी 2020 आप देखिए, कोरोना के जो इन्होंने तबलीग जमातियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, केजरीवाल ने ही पहले लगाया था। फिर इसके बाद जो शाहीन बाग चला था, उस पर भारद्वाज, इनका जो स्पेक्स पर्सन है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि इसमें बीजेपी के लोगों को बिठाला गया है। तो अब मुश्किल बहरहाल ये है कि यकीन करें तो किस पर करें, कौन ऐसा कोई भरोसे का हो, कौन ऐसा हो जो वाकई देश की भलाई चाहता हो। भाई देखिए, हम लोगों ने इमरजेंसी से पहले से और आज तक देख रहे हैं। जी। नेहरू जी का वो तो देखा ही नहीं हम लोगों ने, लेकिन हाँ, इंदिरा गांधी का अच्छी तरीके से देखा और समझाया। अलीगढ़ में पढ़ता था उस ज़माने में, तो उनके उसूल थे। अगर उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो एक उसूल के तहत लगाई, और इमरजेंसी हटा ली जल्दी से जल्दी, कहने के बावजूद भी उसके नादिम भी रहे। गिरफ्तारी हुई, ये गलती होती है, छुपाया नहीं। इंदिरा गांधी ने भी आज कह दी साहब उन्होंने ऐसे किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो उन्होंने पाकिस्तान के घुटने भी तोड़ दिए। बिल्कुल काम भी करके दिखाए। और तरक्की बांग्लादेश जो बनवाया 1971 में, पिछली सरकारों में तरक्की हुई है देश की, वहीं खड़ा होकर कदम ताल नहीं कर रहा था। इन्होंने क्या किया कि वहीं खड़े होकर कदम ताल कर रहे थे। सिर्फ मोदी जी है ना, देश विदेश घूम रहे थे। अब अभी आपसे अगर हम पूछ लें एक बात कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है कि सेंटर का, तो आपको नाम याद नहीं आएगा। थोड़ी सी पोखरियाल साहब है कि कौन है कौन नहीं है। पहले अलग अलग डिपार्टमेंट होते, अब सारे डिपार्टमेंट इसमें आ गए। तो पोखरियाल साहब क्या है, बहुत बड़े राइटर बनते हैं, और वो उनके बयानात देख लीजिए किस तरीके से भयानक बयानात देते हैं। जी। वो शायद इस पार्टी में सर्वाइवल की यही उनके आपके पास दिमाग ना हो। हाँ, दिमाग ना हो। और आप जैसे तो अब इससे बड़ा जो भाजपाई तो यूपी में बैठा हुआ है। जी। लव जिहाद चला रहा है, कहीं कह रहा था आपके रोमियो स्क्वाड बना रहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए, जायदादें जब्त करना। उनका एक काम है योगी जी का, सिर्फ एक काम कि ऑर्डिनेंस निकालना। आपके भी दोस्त हैं फैजान खान वकील हैं, उन्होंने एक बड़ी बारीक बात कही कि बोले साहब ये लव जिहाद कानून नहीं है, ये बेसिकली ऑर्डिनेंस है, और इसमें कहीं लव जिहाद का जिक्र नहीं है। अच्छा, हाँ, जबरी शादी का है, इसमें धर्म परिवर्तन का है, इसको लव जिहाद कह रहे हैं, क्योंकि लव जिहाद हो ही नहीं सकता उसके अंदर। जी। तो ये बहरहाल बहुत ही एक तरह से कंफ्यूज्ड भी हैं और कुछ चीज़ों में फोकस भी हैं, यानी जो उन्हें चाहिए वो उस तरफ बढ़ते जाते हैं, चाहे अवामी रिएक्शन कुछ भी हो, मुल्क किस तरफ भी जाए। और वो जो आपने कहा ना कि वो एक जगह रुक करके कौन सी ताल बताई आपने? कदम ताल। हाँ, ये कदम ताल में होता है। हाँ, मैं भी एनसीसी मैंने किया है सी सर्टिफिकेट तक। ये कदम ताल ही नहीं है, ये तो पीछे जाने वाली ताल है। मुझे तो ऐसा लगता है मुल्क जितनी तेज़ी से नीचे गया है इकोनॉमी और हर लिहाज से, मुल्क को जिस तरह से लोगों के दरमियान बांटने का काम किया है, ये तो कदम ताल भी नहीं है। कदम ताल तो एक स्टेबिलिटी तो होती है, नहीं, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड को। इस बातचीत में हम बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं, समझते भी हैं और आप लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।